इस वक्त पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दिलीप घोष जी, कैसे आकलन करेंगे इन परिणामों का? क्या आपको भी लगता है कि आपके पूरे कैलकुलेशंस गलत साबित हो गए इन चुनाव में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव का नतीजा अभी तक आया नहीं है। कहीं 15% 20% वोट का भी काउंटिंग हुआ है। इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है, सुबह जैसा आया था एक प्रकार ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, ये दूसरा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी रात 10 बजे तो काउंटिंग होगा। इस बार 27 राउंड होगा, तो इसमें कई 4, 5, 6 राउंड हुआ है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है उसमें 200, 400, 1000, 1500 वोट्स में आगे पीछे हो रहा है मैक्सिमम सीट। तो इसलिए इसका ऊपर कोई निर्णय लेके चर्चा करना मुझे लगता नहीं कि ठीक है। 50% वोट का काउंटिंग होने के बाद एक पता चलेगा कि किधर जा रहे हैं। दिलीप जी, आपसे समझने के लिए मैं जानना चाहूंगा 50% वोट्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, कब तक हो जाएगी और कितने राउंड्स हो चुके हैं? और खुद व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि आप सारथी थे पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के रथ के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कैलकुलेशन है? बीजेपी को कहां तक जाना चाहिए इन चुनाव में? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। उसी तैयारी के साथ हमने वोटिंग और लड़ाई शुरू की, और लोगों ने भी उसी दिशा में वोटिंग किया है। और पिछले 50 साल में बंगाल में सबसे पीसफुल चुनाव हुआ है। एक ही बूथ में केवल रिपोलिंग हुआ था। तो लोग परिवर्तन की तरफ वोटिंग किया है, और इसीलिए अभी जो चुनाव का काउंटिंग हो रहा है वो 4, 5 राउंड 6 राउंड हुआ है। कम से कम 14, 15 राउंड होने का बाद 50% वोट हो जाएगा, तब एक प्रकार स्टेबल होगा कि क्या है। अभी तो हर 2-3 राउंड में रिजल्ट बदल जाता है, हर सीट में अप डाउन हो रहा है। इसलिए इस पर बोलना अभी थोड़ी सी मुश्किल है। अब 205 टीएमसी के हैं, 83 बीजेपी आगे है, तो आपको लगता है लगभग 110-112 सीटों का फासला बीजेपी पाट पाएगी? दिलीप घोष जी, बहुत बड़ा फासला है ये। नहीं, उतना आधा सीट अगर इधर आ जाए तो हो ही गया। जितना फासला है उसका बीच में अगर इधर से उधर हो जाए 50%, तो फिर तो रिजल्ट हो ही गया। और मुझे उम्मीद है अभी भी समय है रिजल्ट बदलने के लिए। हेलो, ठीक है, लेकिन दिलीप घोष जी, एक सवाल ये भी है कि जो दावा था हर बार अमित शाह तमाम चुनावी रैलियों में ये कहते थे कि आपकी बार 200 के पार, कम से कम ये स्थिति तो नहीं होने जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय हमने 21 सीट का टारगेट रखा था, 50%, 18 तक पहुंचा था हम लोग। तो एक टारगेट रखना पड़ता है, उसको लेके लड़ना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार हो जाता है, कई बार होता नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक उम्मीद है कि जिस ढंग से हमने चुनाव को चलाया है और लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, रैलियों में जो भीड़ थी, लोगों का जो उत्साह था, और जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है निडर होकर के, ये बेकार नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी वोट से हार जीत हो ही सकती है, लेकिन ट्रेंड को मैं रिजल्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। समय अभी बाकी है, समय के बाद ही जो नतीजा आएगा, नतीजा आने में तो रात 10-11 बजेगा, लेकिन कम से कम 50% वोट का गिनती हो जाए, उसके बाद एक पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, आपने कहा 51% वोट काउंट हो जाएं, लेकिन क्या दिलीप दा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि शुरुआती रुझानों में टीएमसी 205 सीटों तक पहुंच जाएगी, बहुमत से लगभग 50-55 सीटें आगे? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? क्या आपने उम्मीद की थी ऐसी? नहीं, जब शुरू हुआ रुझान, देखिए उस समय नेक टू नेक फाइट था, 150 के ऊपर 150 के नीचे ऐसा था। लेकिन बाद में फिर बदला है। कई सीटों में जहां हम जीते थे लोकसभा के समय, वहां थोड़ी थोड़ी वोट से हमें पीछे जा रहे हैं। और जो संख्यालघु इलाका है उसमें कांग्रेस और सीपीएम का जो गढ़ था, उन्होंने पूरा मैदान छोड़ दिया टीएमसी को। चुनाव प्रचार में मैंने कहीं नहीं देखा उनको। और अभी भी नतीजा जो आ रहा है उसमें ऐसे करीब 50 सीट होंगे जो जहां उनका 40-45 उसके ऊपर सीट था, और दोनों मिलाकर के 60 से ऊपर सीट था, वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण है, इसका एक एडजस्टमेंट भी हुआ है कांग्रेस के साथ टीएमसी के। इसलिए उसके कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर आए नहीं दिल्ली से, राहुल बाबू एक ही बार आए थे। यहाँ प्रदेश के भी बड़े नेता को जो मैदान में हम लोग नहीं देखा है, ये लगता है इसका भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सेटिंग हुआ होगा, जिसका नतीजा ये आ रहा है। हम अपने जो कोर इलाका उसमें मैदान में अभी टिके हुए हैं,
थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही वोट। मुझे लगता है कि ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में 121 सीट में हम आगे थे, उसको हम पार करें। ठीक है, आपने कहा 121 सीटों को पार करेंगे। सबसे पहले नंदीग्राम, दिलीप घोष जी का क्या प्रेडिक्शन है? क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतेंगे? संभावना उनका जीतने का, क्योंकि इसके पहले 2-3 बार लोगों ने वहां उनको जिताया है, लोकसभा में, विधानसभा में, और उनके साथ वहां जमीन का संपर्क है। नेतृत्व उन्होंने दिया, आंदोलन का परिवर्तन वहां से हुआ था, इसलिए शुभेंदु बाबू के साथ ही जनता है। ममता बनर्जी उसका श्रेय लेने गई थी, मुझे लगता है कि लोग उनको स्वीकार नहीं किया है और शुभेंदु बाबू ही वहां से जीतेंगे। आप दादा, एक बात आपसे समझना चाहूंगा, आप लोगों ने बड़े जोर से तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया था। आपने कहा था ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलने देती। फिर सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पे जो प्रोग्राम हुआ वो नाराज होकर चली गई, वो एक बड़ा मुद्दा बना। क्या आपको लगता है जो आपका हिंदुत्व का प्लान था उसको बंगाल के हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुसलमानों के वोट ममता बनर्जी को मिलते तुष्टीकरण के नाम पर और हिंदुओं के वोट आपको, जबकि ऐसा लगता है मेजॉरिटी हिंदू वोट मुसलमानों के साथ साथ ममता बनर्जी को गया है। तो क्या आपका तुष्टीकरण का मामला काम नहीं कर पाया? तुष्टीकरण का प्लान, तुष्टीकरण का मुद्दा काम नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, उन्होंने पहले स्वीकार किया था कि 30% वोट लेके हम उतर रहे हैं, तो उनका टारगेट था 30% वोट, और मैक्सिमम वोट उनको गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले चुनाव में भी गया था। इस बार कांग्रेस सीपीएम का जो इस प्रकार वोट है वो उधर गया है, कुछ हमारी तरफ आए हैं, तो इसलिए हम तो वोट मिला है, तभी तो हम टक्कर दे रहे हैं नेक टू नेक, नहीं तो बहुत ज्यादा फसला हो जाता, हम कहीं दिखते नहीं। हम 2 सीट से 100 की तरफ पहुंचे हैं, और इसलिए लड़ाई में तो हम मैदान में ही हैं, और हम ही हैं उनके सामने, और कोई नहीं है, बाकी लोग गायब। तो इसलिए नतीजा एकदम से आ गया ऐसा नहीं है, और हम इसका कोई परिणाम नहीं हुआ ये भी बोलना मुश्किल है। दादा, ममता बनर्जी के पांव में चोट लगी इलेक्शन कैंपेन के ठीक एक दिन पहले, उसको उन्होंने एक बड़ा मुद्दा मिलाया और बकायदा व्हीलचेयर में प्रचार किया। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी को सहानुभूति का वोट मिला है, सिंपैथी का वोट मिला है पांव टूटने के कारण? अभी मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातों, ऐसे बहुत छोटी छोटी मुद्दे हैं। उन्होंने प्रयास किया सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन जिस कम्युनिटी को उन्होंने, महिलाओं को बार बार संबोधन किया था, महिलाएं, मुझे नहीं लग रहा है कि इन पर कोई प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भरपूर वोटिंग भी की है, जय श्री राम के नारा लगाते हुए की है, महिलाओं की ज्यादा वोट हमारी तरफ आई है, तो इसीलिए तभी तो नेक टू नेक फाइट बराबर में हो रहा है। अभी भी लड़ाई मैदान में चालू है, लड़ाई से बाहर कोई नहीं है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिलीप दा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर दिल्ली में जो लोग एनालाइज करते थे वो ये कहते थे मोदी, ममता, महिला और मुस्लिम, ये 4 फैक्टर्स हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में। क्या ये चारों एम फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी 19 पड़ी, तृणमूल कांग्रेस 21 पड़ गई, मोदी, ममता, महिला और मुस्लिम में महिला और मुस्लिम का मेजॉरिटी ममता जी को चला गया? नहीं, महिलाओं की ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेगी, और मुस्लिम वोट तो उनके साथ था। मुझे लगता है कि जो सीपीएम कांग्रेस में मुस्लिम वोट था, विशेषकर मुर्शिदाबाद और मालदा में, उसका एक बड़ा परसेंटेज उनकी तरफ जा सकता है। वो सब सीट का रिजल्ट आने के बाद ही इस पर पक्का बोला जा सकता है। आपने बड़े बड़े नेताओं को उतारा, जैसे स्वपन दास को उतारा, स्वपन दास गुप्ता को, लॉकेट चैटर्जी को उतारा, बाबुल सुप्रियो को उतारा, निशित प्रामाणिक को उतारा। ज्यादातर लोग हार रहे हैं, ऐसा क्यों? आपके सांसद क्यों हार रहे हैं? सांसद की सीट जीत गए, विधानसभा की सीट हार रहे हैं, लेकिन अभी हारे नहीं है, प्रोसेस में है। स्वपन दास गुप्ता बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन जमीनी नेता ऐसा नहीं है। इस प्रकार पॉलिटिक्स में पहले बार आए, उनको हमने चुनाव में लाया था लड़ने के लिए, और वो जो सीट था वो है ही टफ सीट। पिछले चुनाव में लोकसभा में हमने वहाँ 1500 वोट से हारा था, पूरा पार्लियामेंट बराबरी का सीट था, इसलिए थोड़ी थोड़ी वोट से हार जीत पीछे आगे हो रहा है। कुछ और सीट है जहाँ, जैसा कि बाबुल सुप्रियो भी यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में जुड़े, नेशनल पॉलिटिक्स में होते हैं, उनको एक कलाकार के रूप में हमने टालीगंज, जो स्टूडियो पाड़ा बोला जाता है सिनेमा, वहाँ उनको लाया था, और लोगों को लगा उनका इमेज को काम में लगाने के लिए। वो कितना सफल हुआ नहीं हुआ, चुनाव रिजल्ट जब आ जाएगा पूरा तब पता चलेगा।
दिलीप दा, आखिरी के 3-4 फेज की वोटिंग तब हुई जब कोरोना बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था। कोरोना पूरे देश में था, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं बेड की कमी थी, वही पिक्चर जो है टेलीविजन पर देखने को मिल रहे थे। क्या कोरोना की वो बड़ी लहर के कारण भी आपके वोटों का नुकसान हुआ है? आपके वोटर्स वोट डालने नहीं निकले, खासतौर पर आखिरी के 2 चरण में? हाँ, आखिरी 2 चरण में कोरोना को ही इशू बनाया गया था लोगों को डराने के लिए, क्योंकि कोलकाता में वोट था। तो कोलकाता के जो वोटर है थोड़ा ज्यादा सावधान है। मुझे लगता है कि उसमें 1-2% का फर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। बाकी जगह जो वोटिंग परसेंटेज दिखा जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा उसका असर हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, ममता ज्यादा बड़ा ब्रांड बनकर उभरेंगी इन चुनाव के बाद अगर जीत जाएंगी? और क्या वो ब्रांड मोदी को भी टक्कर दे पाएंगी राष्ट्रीय स्तर पर? आपका क्या कैलकुलेशन है दिलीप दा? लोकसभा चुनाव के समय सारे देश से नेताओं को ममता बनर्जी बुला करके एक प्रकार मोहर लगा लिया था कि फ्रंट जीतेगा तो चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने स्लोगन दिया था 42 में 42 सीट चाहिए। उनके पार्टी के लोग बोले थे 42 सीट चाहिए, दीदी को प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो सफल नहीं हुआ, और जो नेता यहाँ से गए दोबारा मिले नहीं, इसलिए वो जो प्रक्रिया था वो नहीं हो पाई। ये बात सही है कि कोई व्यक्ति को बार बार जो जीत के आता है और कांग्रेस चैलेंज करता है तो उसका एक जगह बनता है। लेकिन ज्योति बाबू भी बहुत दिन तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने टक्कर देने का प्रयास किया, लेकिन वो एक स्थानीय नेता बनकर रह गए। ममता बनर्जी की कद भी उतनी ही है, बंगाल के अंदर ही है। जो मुश्किल में पड़ जाता है वो ममता बनर्जी की तरफ हाथ लगाते हैं, या तो ममता बनर्जी जब मुश्किल में पड़ जाती है तो उस तरफ देखती है, उनके साथ हाथ मिलाती है। लेकिन इनकी राजनीति अपने प्रदेश तक सीमित है और इसके आगे उनका फिगर और कभी नहीं जाएगा। ये बात सही है कि देश भर में एक लीडरशिप क्राइसिस है, उस जगह को लेने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी एक है। आपने आखिरी चीज सर, आपने जय श्री राम को मुद्दा बनाया। क्या आपको लगता है बंगाल का हिंदू वोट आपको नहीं मिला, बदले ममता दीदी को चला गया? यानी आप लिबरल हिंदुत्व लेकर चलेंगे तो ठीक है, अगर आपने हार्डकोर हिंदुत्व अपनाया तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? नहीं, जय श्री राम नारा का विरोध ममता बनर्जी ने किया, लोगों ने उसको चुनौती के रूप में लिया। और ये जो भ्रष्टाचार, जो हिंसा है, इसका खिलाफ जय श्री राम का नारा लोगों ने लगाया और मिला हमको वोट। तो अभी तो 38-39% वोट हम अभी भी हमको शेयर लग रहा है। और ममता बनर्जी को अभी देखिए रुझान शुरू होते 51% था उनको, और 48-47 तक आया है, और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इसलिए अभी बोलना मुश्किल है कि कौन कौन सा मुद्दा और किस किस ढंग से चुनाव हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। जब घोषणा हो जाएगा, पूरा नतीजा आ जाएगा, तब तो इसका एनालिसिस हम भी करेंगे। अब देखेंगे कौन सा सफल रहा, कौन सा नहीं। दिलीप दा, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। आपसे उम्मीद है कि थोड़ा वक्त आप हमारे लिए निकाल कर रखेंगे ताकि एक व्यापक तौर पर हम इसका विश्लेषण कर सके। आप आपसे जुड़े, आपने हमसे कहा। दिलीप दा ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात की। कोरोना के चलते जिन फेजेस में वोटिंग हुई वहां पर उनको लगता है कि कुछ असर जरूर पड़ा होगा। उनका ये भी मानना है कि हिंदू वोट भी उनको मिला है, वो अभी भी रेस से बाहर होने को तैयार नहीं है। दिलीप दा का कहना है कि अभी भी आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि अभी आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है। हमने बिहार चुनाव के अंदर देखा, वहां पर भी काउंटिंग में फाइनल ट्रेंड आते आते रात के 9:30-10 बज गए थे। क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।